नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का सेकेंड टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक है प्राग ऐतिहासिक काल, इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से जाके आप उसे ईजिली देख सकते हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से एक और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है चार प्रमुख प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अब हम इसके खोज के संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। तो 1826 ईस्वी में सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता की जानकारी दी। तो 1826 ईस्वी में सबसे पहले अगर इस सभ्यता के बारे में किसी ने जानकारी दी तो उनका नाम है चार्ल्स मेसन। चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी। तो यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मेसन ने। इसके बाद 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो भारतीय, जिनका नाम राय बहादुर दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, ये दो जो है भारतीय थे। इन्होंने इनमें से जो एक है राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा को खोजा, जबकि राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो को खोजा। तो यहाँ से तीन प्रश्न बनते हैं और ये तीनों प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट प्रश्न ये बनता है कि किसके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करवाई गई? तो इसका सही उत्तर होगा सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। सेकंड प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज अगर आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा की खोज किसने की, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। और कितने ईस्वी में करा था? तो 1921 ईस्वी में। थर्ड प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी। और कितने ईस्वी में करा था? तो 1922 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब हम आगे समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की काल, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समय के बारे में। तो यहाँ पे अलग अलग इतिहासकार विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग इतिहासकार इसके संबंध में अलग अलग मत देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मत है सर जॉन मार्शल, जो इस पूरी सभ्यता का नेतृत्व कर रहे थे। इन्हीं के नेतृत्व में जो खुदाई करवाई गई थी। तो इनके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय है, काल है, वो 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक है। इसके बाद व्हीलर के अनुसार इसका जो समय निर्धारित किया गया है वह 2500 से 1500 ईसा पूर्व। इसके बाद डीपी अग्रवाल, इनके अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम यानी समय निर्धारित किया गया है वो 3500 से 2700 ईसा पूर्व तक। और सबसे जो सर्वमान्य है, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आता है तो यही से पूछा जाएगा, रेडियो कार्बन पद्धति यानी C14। इसके अनुसार और सर्वमान्य यही टाइम है। इसके अनुसार जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो यही इंपॉर्टेंट है, रेडियो कार्बन पद्धति। रेडियो कार्बन पद्धति यानी C14 पद्धति के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता का समय निर्धारित किया गया है वह है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब आगे समझते हैं। अब आगे हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का अलग अलग नामों से जाना जाता है और यहाँ से
कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला है सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? ठीक है, क्योंकि इस सभ्यता का जो प्राप्त अवशेष है वह सिंधु या इसके सहायक नदी से ही प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। सेकेंड है हड़प्पा सभ्यता। इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से हम जानते हैं, क्योंकि इस सभ्यता का जो है प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था। यही कारण है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी यह जाना जाता है। इसके बाद हमारा थर्ड जो इसका नाम है वह है सिंधु सरस्वती सभ्यता। इस सभ्यता का जो अवशेष है वह सिंधु के साथ साथ सरस्वती नदी के आसपास भी मिला है। यही कारण है कि इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। 4 है प्रथम नगरीय सभ्यता। अगर हम बात करें तो भारत में प्रथम नगरीय सभ्यता जो है वह सिंधु सभ्यता ही थी, क्योंकि यह सभ्यता जो थी वह नगरीय सभ्यता थी। यही कारण है कि यह भारत की सबसे प्रथम या सबसे शुरुआती सभ्यता थी, वो भी नगरीय सभ्यता थी। यही कारण है कि इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। 5 नंबर जो इसका नामकरण है वह है कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस सभ्यता से जो प्राप्त अवशेष है, जो प्राप्त अवशेष मिले हैं वह ज़्यादातर कांसे के बने हैं, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और लास्ट में 6 नंबर है आर्ध ऐतिहासिक कालीन सभ्यता। इसे आर्ध ऐतिहासिक कालीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इस सभ्यता से जो प्राप्त अवशेष है उसमें जो लिपि लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि तो लिखी हुई है पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यही कारण है कि इसे आर्ध ऐतिहासिक कालीन सभ्यता कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसके उद्भव यानी उत्पत्ति के संबंध में। तो यहाँ भी इतिहासकारों में मतभेद देखने को मिलता है। यहाँ पे जो विदेशी इतिहासकार थे उनका अलग मत है, जो देसी इतिहासकार थे उनका अलग मत है। तो बेसिकली इसके उद्भव यानी उत्पत्ति के संबंध में भी इतिहासकारों में जो है मतभेद देखने को मिलता है। तो 2 मतों में बटा हुआ है, पहला विदेशी मत और दूसरा देसी मत। जो विदेशी मत है उनका मानना है कि यह जो थे वह सुमेरियन थे, जबकि देसी मत का मानना है कि यह द्रविड़ थे। तो जो देसी इतिहासकार थे वो ज़्यादातर देसी मत को मानते हैं, जैसे राखालदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो को खोज किया था, उनका मानना है कि यह द्रविड़ थे। वहीं पे सर्जन मार्शल जिनके नेतृत्व में ये खुदाई करवाई गई थी, उनका मानना है कि यह सुमेरियन थे। तो उद्भव के समय में जो है इतिहासकारों में मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर मत जो है वह देसी मत को दिया गया है। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो अगर देसी मत का ऑप्शन दे रखा है तो आप उसी को चूज करोगे, क्योंकि ज़्यादातर जो देसी मत है उन्हीं को माना गया है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह द्रविड़ थे। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वह है सिंधु सभ्यता का विस्तार। अब हम सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में जानकारी को हासिल करेंगे। तो देखिए, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अगर हम उस समय 4 प्राचीन सभ्यता को ले ले, चाहे मिस्र की सभ्यता हो, चाहे मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, उन सभी सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा विकसित अगर कोई सभ्यता था तो वह सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी विस्तार की तो उत्तरी सीमा जो इसका था वह कहाँ था, तो मांडा था, जो कि जम्मू में स्थित है, जबकि दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में था और पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में। यानी ये सभ्यता इतनी बड़ी फैली हुई थी। जैसे कि आप देख सकते हो कि इसका उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, इसके बाद दक्षिणी सीमा था दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्वी सीमा था आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में।
अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की आकार, तो इसकी आकार जो है वह त्रिभुजाकार था और इसका क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। अगर हम बात करें इसका क्षेत्रफल का तो लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर था। और इस सभ्यता का जो आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। जैसे कि आप देख सकते हो यह जो है यह पूरी तरीके से क्या है, तो त्रिभुजाकार है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था, तो त्रिभुजाकार था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में। तो सबसे पहले हड़प्पा जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सिंधु नदी। कई बार जो विद्यार्थी है इसे सिंधु टिक कर लेते हैं, नहीं, यह जो है वह रावी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला में यह स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला यानी डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है। इसका उत्खनन करता यानी इसका खोज किसने करा था, तो आपको मैंने पहले ही बताया, राय बहादुर दयाराम सहनी ने। और कितने ईस्वी में करा था, तो 1921 ईस्वी में। अब ये जो है प्राप्त अवशेष, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि प्राप्त अवशेष से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सबसे पहला है प्रमुख इमारत अन्नागार, यानी इसमें से जो हमें प्राप्त हुआ प्रमुख इमारत अन्नागार, इसका जो आकार था वह कैसा था, तो आयताकार था। हड़प्पा के दुर्ग में कुल 6 यानी 6 अन्नागार यानी कोठार मिले हैं जो ईंटों के बने थे। हड़प्पा की जो दुर्ग क्षेत्र है उसमें से कुल 6 जो है यानी 6 अन्नागार यानी कोठार मिले हैं जो ईंटों के बने थे। मजदूरों को रहने के लिए 2 कमरों वाले वेकर मिले हैं। मजदूरों को रहने के लिए जो है 2 कमरों वाले क्या मिले हैं, तो वेकर मिले हैं। श्रमिक आवास, यहाँ से श्रमिक आवास भी मिले हैं। लकड़ी का ताबूत भी मिले हैं। RS-37 जो है वह कब्रिस्तान भी मिला है। तो यहाँ से कई चीज़ प्राप्त हुए हैं जो यहाँ से जो है आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को ही मिलता है, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि श्रमिक आवास जो है सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है, लकड़ी का ताबूत सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि यह सभी जो है वह हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अगला प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर। वर्तमान स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िले में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला जो है वहाँ पे स्थित है। इसकी उत्खननकर्ता कौन है, यानी इसका खोज किसने करा था, तो हम आपको पहले भी बताया है कि राखलदास बनर्जी ने इनका खोज किया था। और कितने ईस्वी में किया था, तो 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मृतकों का टीला। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर तरह के एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछे गए हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। अब यहाँ से जो प्राप्त अवशेष है वहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो प्राप्त अवशेष है उसमें पुरोहित आवास मिले हैं। सबसे प्रमुख इमारत जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है जो सामूहिक स्नानागार था। सबसे बड़ी इमारत प्राप्त हुआ है अन्नागार। यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन होगा कि सबसे प्रमुख इमारत कौन सा है, तो सामूहिक स्नानागार। और सबसे बड़ी इमारत कौन सा है, तो अन्नागार यानी अनाज रखने का कोठार। अन्नागार का मतलब क्या होता है, अनाज रखने का कोठार। इसके बाद नृत्य रथ नारी के तांबे की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं, नृत्य रथ नारी के तांबे की मूर्ति। ये भी कई बार प्रश्न में पूछा गया है कि नृत्य रथ नारी के जो है मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से। घर में कुआं प्राप्त हुए हैं। इसके बाद बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का जो अवशेष है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है।
मोहनजोदड़ो जो है वह 2 खंडों में विभाजित था, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी टीले को दुर्ग कहते थे, ठीक है। और यहाँ पे सबसे चौड़ी सड़क मिली है जिसकी लंबाई लमसम जो है वह 10 फीट था, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ही सबसे जो है चौड़ी सड़क प्राप्त हुआ है जिसकी चौड़ाई कितना था, तो लगभग 10 फीट। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो यहाँ से जो प्राप्त अवशेष है उनको भी आपको सही तरीके से नोट्स बनाना है और उसे भी याद रखना आपको, क्योंकि कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है चहुंद्रो। तो चहुंद्रो जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर। अगर हम बात करें इसकी वर्तमान स्थिति की, तो यह सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान का नवाब शाह जिला में स्थित है। इसका वर्तमान स्थिति कहाँ है, तो पाकिस्तान के जो है सिंध प्रांत, वहाँ पे एक ज़िला है जिसका नाम है नवाब शाह, वहाँ पे यह स्थित है। इसके बाद इसका उत्खननकर्ता कौन है, तो मैके है, जिन्होंने इसे 1925 ईस्वी में जो है खोजा था। इसके बाद सेकंड भी आपको कहीं कहीं नाम देखने को मिल जाएगा, जिनका नाम है गोपाल मजूमदार। गोपाल मजूमदार, इन्होंने 1931 ईस्वी में जो है इसकी खोज की थी। अब बात करेंगे यहाँ से प्राप्त अवशेष के बारे में। तो यहाँ से जो प्राप्त अवशेष है वह बेसिकली जो है वह औरतों से संबंधित चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जैसे लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया, ये सभी जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ से जो है ये सभी चीज़ तो प्राप्त हुए हैं, लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया। इसके अलावा यहाँ से जो है वह कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है। यह एकमात्र ऐसा शहर था जो दुर्ग से रहित था। दुर्ग का मतलब क्या होता है कि कोई शहर है उसके चारों तरफ जो है घिरा हुआ हो, ठीक है, एक दीवार टाइप बना हो, लेकिन यह जो है वह दुर्ग रहित था, यानी इसके चारों तरफ कोई ऐसा देखने को नहीं मिला। बाकी जगहों से ये चीज़ प्राप्त हुआ था, परंतु चहुंद्रो से यह प्राप्त नहीं हुए हैं। और यह औद्योगिक शहर था, यहाँ से जो है यह खुला हुआ था, यहाँ से बिजनेस वगैरह जो है व्यापार वगैरह होता था, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त जो अवशेष है क्या क्या प्राप्त हुआ था, तो लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया। और यहाँ से कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान भी मिले हैं, ठीक है। और यह जो है वह दुर्ग रहित था और यह औद्योगिक शहर था, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला है कलीबंगा। तो कलीबंगा जो है वह किस नदी के तट पर स्थित था, तो घग्गर नदी के तट पर। इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में यह स्थित है। इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला है वहाँ पे यह स्थित है। उत्खननकर्ता इसकी जो खोज किसने करा था, तो बीपी लाल एवं बीके थापर। कितने ईस्वी में करा था, तो 1961 ईस्वी में। कलीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी, क्योंकि यहाँ से काली मिट्टी की जो है चूड़ी की अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो कलीबंगा का अर्थ क्या होता है, तो काली मिट्टी की चूड़ी। यहाँ से प्राप्त अवशेष के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ से जो प्राप्त अवशेष हुए हैं उसमें से पहला है हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं। यहाँ से जो प्राप्त अवशेष है, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि हल से जुते हुए खेत का निशान कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो कलीबंगा से। इसके बाद हवन कुंड यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये भी कई बार पूछा गया है कि हवन कुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, तो कलीबंगा से। इसके बाद चूड़ी का अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये सभी चीज़ जो है वह हमें कलीबंगा से प्राप्त हुआ है, यानी हल से जुते हुए खेत का निशान, हवन कुंड, चूड़ी, ये सभी जो है वह हमें कलीबंगा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। अगला प्रमुख स्थल है रोपर। तो रोपर जो है वह किस नदी के तट पर स्थित था, तो सतलज नदी के
तट पर स्थित था। वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह पंजाब का रोपर जिला में स्थित है। अगर हम उत्खननकर्ता के बारे में जानें तो इसका जो उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता है वह है यज्ञदत्त शर्मा, जिन्होंने 1953 से 1956 ईस्वी के बीच में इसकी जो है खोज की थी। यहाँ से प्राप्त अवशेष जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर से जो प्राप्त अवशेष है उसमें जो सबसे प्रमुख है, यहाँ पर क्या था कि मानव के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का जो है प्रमाण यानी साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा लोथल। लोथल जो है वह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है तो किस नदी के तट पर, तो भोगवा नदी के तट पर। वर्तमान स्थिति के बारे में इसके बात करें तो गुजरात का अहमदाबाद जिला में यह स्थित है। इसकी उत्खननकर्ता जो है रंगनाथ राव है, जिन्होंने 1954 ईस्वी में इसकी खोज की थी। यहाँ से जो प्राप्त अवशेष है वह जो प्राप्त हुए हैं, यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। यहीं से जो है वह क्या मिला है तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। तो बंदरगाह कहाँ से प्राप्त हुआ है तो लोथल से। कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कहाँ से मिला है या कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो लोथल से प्राप्त हुआ है। और यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो घर का जो दरवाज़ा है वह सड़क की ओर मिलती है, यानी उस तरफ से खुलता था, सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, बाकी में जो है पीछे देखने को मिले हैं, लेकिन लोथल में जो है घर के दरवाजे है वो सड़क की ओर से मिलती हुई थी, वहाँ खुलती थी। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगला है हमारा धोलावीरा। तो धोलावीरा जो है वह किस नदी के तट पर स्थित थी तो लूनी नदी के तट पर। धोलावीरा किस नदी के तट पर स्थित थी तो लूनी नदी के तट पर। वर्तमान स्थिति की बात करें तो गुजरात के कच्छ जिला में यह स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है तो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। उत्खननकर्ता जो है इसका कौन था तो जेपी जोशी, जिन्होंने 1967 ईस्वी से 1968 ईस्वी के बीच में इसकी खोज की थी। और सेकेंड जो है रविंद्र सिंह बिष्ट, इन्होंने भी यहाँ पे खोज करा था धोलावीरा में। इन्होंने 1990 से 1991 ईस्वी के बीच में इसका जो है खोज करा था। यहाँ से जो प्राप्त अवशेष है वह प्राप्त अवशेष है स्टेडियम मिला है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है तो स्टेडियम, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा गया है कि स्टेडियम कहाँ से प्राप्त हुआ था सिंधु सभ्यता में, तो धोलावीरा से। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। इसके बाद अगला है रंगपुर। तो रंगपुर जो है वह मादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो मादर नदी के तट पर। वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह गुजरात का कठियावाड़ा जिला में स्थित है। इसकी उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता कौन थे तो रंगनाथ राव, जिन्होंने 1953 से 1954 के बीच में इसकी खोज की थी। तो रंगपुर जो है कहाँ स्थित है वर्तमान में तो गुजरात में। यह किस नदी के तट पर स्थित है तो मादर नदी के तट पे। इसका उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता कौन है तो रंगनाथ राव। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। इसके बाद अगला है आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो हिंडन नदी के तट पर। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है तो हिंडन नदी के तट पर। वर्तमान स्थिति की बात करें तो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला में यह स्थित है। इसका वर्तमान स्थिति कहाँ है तो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ पे स्थित है। उत्खननकर्ता की बात करें यानी खोजकर्ता तो ये भी यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। किसने किया था तो यज्ञदत्त शर्मा ने इनका खोज किया था। कितने ईस्वी में किया था तो 1958 ईस्वी में। के बाद अगला जो प्रमुख स्थल है वह है
वनावली, वनावली। तो वनावली जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगोई नदी के तट पर। वनावली किस नदी के तट पर स्थित है? तो रंगोई नदी के तट पर। वर्तमान स्थिति की बात करें तो हरियाणा का हिसार जिला में यह स्थित है। उत्खननकर्ता यानी इसका खोजकर्ता कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट, जिन्होंने 1974 ईस्वी में इसका खोज किया था। तो वनावली से जो है 3 पॉइंट आपको याद रखना है कि यह किस नदी के किनारे था? तो रंगोई नदी के किनारे। वर्तमान स्थिति इसका क्या है? तो हरियाणा का हिसार जिला। और इसका खोजकर्ता यानी उत्खननकर्ता कौन है? तो रविंद्र सिंह बिष्ट। इन्होंने कितना ईस्वी में खोजा था? तो 1974 ईस्वी में। इसके बाद अगला हमारा है सुरकोटदा। सुरकोटदा यह जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगुआ, भोगुआ नदी के किनारे या भोगुआ तट पर स्थित है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो यह गुजरात में है। इसकी उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता कौन थे? तो जगपति जोशी। और यहाँ से जो प्राप्त अवशेष है वह क्या प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो सुरकोटदा के से संबंधित जो है आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखना है कि यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो भोगुआ नदी के। वर्तमान स्थिति इसका क्या है? तो यह गुजरात में स्थित है। उत्खननकर्ता इसका कौन था? तो जगपति जोशी। और यहाँ से प्राप्त अवशेष क्या प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े की हड्डियाँ। ठीक है, अगला प्रमुख स्थल है सुतका गेंडोर। तो सुतका गेंडोर जो है वह दशक नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो पाकिस्तान के मकरान के समुद्र तट के किनारे यह स्थित है। इसकी उत्खननकर्ता यानी खोजकर्ता के बारे में अगर हम बात करें तो स्टेन जो है इसकी खोजकर्ता है, जिन्होंने 1927 ईस्वी में इसकी खोज की थी। आज के इस वीडियो में हम बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बिंदु है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उनको कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग जो है सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, धार्मिक जीवन, इसके बाद इस सभ्यता में जो है अंतिम संस्कार की क्या परंपरा थी और यह महान सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इन सभी पॉइंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अगले वीडियो का अपडेट आपको टाइम पे मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।